आज की कहानी का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें कुत्ते पसंद होते हैं और एक वो जिन्हें कुत्ते सख्त नापसंद होते हैं। विवेक और उसका परिवार दूसरी कैटेगरी में आते थे। वो 17 साल का हो गया था, लेकिन आज तक न उसने कुत्ता पाला, न उसे समझ आता था कि कैसे उनसे लोग इतना प्यार कर लेते हैं। वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि कोई पेट उसके बिस्तर पे चढ़े, उसके कंबल के अंदर साथ सोए, उसका मुंह चाटे। विवेक की माँ को तो उनसे सख्त नफरत थी। एक बार वो बड़े प्यार से खरगोश लेके आया था। उसके घर वालों का तो पारा हाय हो गया। माँ खरगोश के पीछे भागती फिर रही थी और कह रही थी, विवेक तुम लाए हो इस आफत को, इसका प्रसाद अब तुम ही साफ करो। किसी तरह से उस खरगोश को एक पेट लविंग चाचा जी के पास भेजा गया था। तब से अब तक पेट्स का जिक्र इस घर में समझिए बैंड है। और आजकल तो पेट्स क्या, किताबों के अलावा हर चीज का जिक्र बैंड था। 2 महीने में विवेक के बोर्ड एग्जाम्स थे। उस पर बड़ा बोझ आ गया था। कुछ दिनों पहले ही बीमारी से उठा था। विवेक हंसमुख, बेहद ब्राइट लड़का था, लेकिन अच्छी सेहत से उसकी दोस्ती आज तक नहीं हो पाई थी। आजकल थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया था। दोस्तों से कटा कटा रहता था। रात भर ग्राउंड फ्लोर वाले घर में पीछे के कमरे में बैठा पंखे के नीचे पड़ता रहता। वैसे तो विवेक अपना कमरा अपनी छोटी बहन डिम्पल के साथ शेयर करता था, लेकिन एग्जाम के दिनों के रात रात के जागरण के कारण आजकल वो अपने मम्मी पापा के कमरे में टीवी देख के सो जाती थी। विवेक नींद के स्विमिंग पूल में गोते लगाता रहता। मम्मी बीच बीच में पूछती, उसे चाय पीनी है क्या? हिंदुस्तान में एग्जाम बच्चों के अलावा माँ बाप के भी होते हैं। टीवी जोर से खोल नहीं सकते, घूमने जा नहीं सकते, देर देर तक जागते हैं बच्चे से चाय पानी पूछते हुए। उस रात उसकी मम्मी के सर में काफी दर्द था, वो जल्दी सोने चली गई थी। अचानक बाहर कहीं विवेक को जोर जोर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। आवाज बढ़ती जा रही थी, जैसे वो किसी का पीछा कर रहे हैं। कुछ देर बाद आवाजें दूर गुम हो गईं, लेकिन एक और आवाज उसके दरवाजे पे आने लगी। वो दरवाजा जो घर के पिछवाड़े खुलता था। विवेक ने डरते डरते दरवाजा खोला, कोई नहीं था। अचानक किसी ने उसके पायजामे के छोर को नीचे से खींचा। विवेक डर के मारे चीखने ही वाला था कि देखा एक विवेक से भी ज्यादा डरा हुआ उसके दरवाजे पे खड़ा, कुत्तों से बच बचा के आया, मदद मांगता एक छोटा सा पपी खड़ा था। बड़ा अजीब मंजर था। कुत्तों से नफरत करने वाले एक घर के दरवाजे पे एक प्यारा सा, मासूम सा, मदद मांगता छोटा सा पप खड़ा था। विवेक के पायजामे को अपने छोटे छोटे दांतों से खींचता मदद की गुहार कर रहा था। मुझे लगता है कि अगर विवेक की जगह एडोल्फ हिटलर भी खड़ा होता तो उसका दिल भी पसीज गया होता। विवेक ने अपनी सारी डॉगी नफरत छोड़ के पप को अपने कमरे में आने दिया। अगर पहली नजर में प्यार होता है तो विवेक को पहली नजर में नेपोलियन बोनापार्ट से प्यार हो गया था। जी हाँ, यही नाम रखा था विवेक ने अपने नए दोस्त का। कद में छोटे पर कारनामों से बड़े नेपोलियन बोनापार्ट का बड़ा फैन था वो। नेपोलियन आया तो था शरणार्थी की तरह, लेकिन करीब 3.5 मिनट में ऐसे धौंस जमाने लगा जैसे कोई मकान मालिक हो। अपने नन्हे नन्हे पांवों से चढ़ाई करते करते नेपोलियन विवेक के बीन बैग के ऊपर चढ़ गया और ऐसे फैल के बैठ गया जैसे वो शाहजहां हो और ये हीरों से जड़ा मुगलिया सिंहासन, जिसपे अभी अभी वो ताजमहल पूरा करके थक के बैठा हो। उसकी छोटी छोटी काली काली आंखें थीं, जरा सी नाक और मुड़े हुए कागज जैसे छोटे छोटे दो कान। विवेक को समझ ही नहीं आया कि किया क्या जाए। डर लग रहा था कि अगर नेपोलियन ने भौंकना शुरू कर दिया और उसकी मां जाग गई तो ऐसा एटम बम फटेगा जिसकी गूंज याद शहर के कोने कोने तक सुनाई पड़ेगी। नेपोलियन का मुंह बंद करने के लिए विवेक ने घूस देना ही उचित समझा। 1 घंटे पहले स्टील के ग्लास में कटोरी से ढक के उसकी माँ जो ठंडा दूध रख गई थी, उसको उसने उसी कटोरी में डाल के सम्राट नेपोलियन को पेश किया। नेपोलियन ने विवेक का नजराना थोड़ा हिचकिचाते हुए स्वीकार कर लिया। माएं बच्चों से दूध पीने की जिद क्यों करती हैं, इसका जीता जागता उदाहरण विवेक को 1 मिनट में मिलने वाला था। डरे हुए नेपोलियन को अब थोड़ा सा हिम्मत आ गई थी। दूध पीते ही वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया, कमरे में टहलने लगा और फिर एक कोने में जाकर बैठ गया। जब तक विवेक अपने अगले चैप्टर तक पहुंचता वो घूस काम कर चुकी थी और नेपोलियन सो गया था। न जाने कब विवेक भी सो गया।
अलार्म लगाना भूल गया था, लेकिन नो प्रॉब्लम, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सुबह विवेक अपनी मम्मी की चीख से जो जागा। कमरे में जगह जगह प्रसाद पड़ा हुआ था और मम्मी रूपी एटम बम फट चुका था। शंकर जी का तांडव नृत्य देखने का सौभाग्य तो विवेक को आज तक प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन यह तो तय था कि उसकी मां के इस रौद्र रूप से शायद बहुत अलग नहीं रहा होगा। विवेक की मां घर में एक चोर को बर्दाश्त कर सकती थी, अजगर गले में टांगे एक सपेरे को बर्दाश्त कर सकती थी, मैं कहता हूं कि इनकम टैक्स वालों को भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन कुत्ता उन्हें किसी शर्त पे बर्दाश्त नहीं था। माँ और नेपोलियन ने एक दूसरे को ऐसे घूर के देखा जैसे वर्ल्ड वॉर की कोई लड़ाई हो और दो सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हों। लेकिन जो पहुंचे हुए योद्धा होते हैं उन्हें पता होता है कि बातों की हर लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार होता है खामोशी। विवेक की मां ने उसी हथियार को अपनाते हुए बस इतना कहा, कमरा साफ हो जाना चाहिए विवेक, और चली गई। सुनने में आया है कि दूसरे कमरे में 5 मिनट बाद एक समिट मीटिंग हुई जिसमें विवेक के मम्मी पापा और छोटी बहन डिम्पल शामिल थे। 20 मिनट बाद विवेक की मां ने उसे फैसला सुनाया। वो ये कुत्ता जहां चाहे छोड़ के आ जाए पर वो इस घर में नहीं रह सकता। विवेक ने कहा, मैं कहां छोड़ा हूं भाई, और वैसे भी जरा सा है, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है, इतनी हार्टलेस कैसे हो गई हो तुम मम्मी। फौरन दूसरे कमरे में समिट मीटिंग इंटरवल के बाद चालू हो गई। इस बार नया फैसला सुनाया गया। कुत्ता कुछ दिन यहां रह सकता है जब तक विवेक उसके लिए नया घर न ढूंढ ले, लेकिन वो विवेक के कमरे के बाहर नहीं जा सकता। मुश्किल वक्त में मुझे नहीं लगता है कि विवेक को इससे बेटर डील मिल सकती थी। वो मान गया। उसने और नेपोलियन ने साथ साथ जिंदगी की शुरुआत उस छोटे से कमरे से कर दी। रोज विवेक की मम्मी उसे याद दिलाती कि उसे जल्दी ही कुत्ते के लिए नया घर ढूंढना है। इसी तरह 2 हफ्ते बीत गए। नेपोलियन चतुर था। उसने धीरे धीरे अपनी लक्ष्मण रेखा पार करके विवेक के कमरे से बाकी कमरों में जाना भी शुरू कर दिया। कभी विवेक के पापा के पांव के पास बैठ जाता, कभी मम्मी को घंटों रसोई के बाहर से ताकता रहता। डिम्पल नेपोलियन से बहुत चिढ़ती थी। जैसे ही वो पास आता डिम्पल चीखने लग जाती। मुझे लगता है कि कभी कभी ये देख के नेपोलियन डिम्पल को और भी चिढ़ाता था, जानबूझ के। एक दिन जब विवेक घर आया तो सब ऐसे बैठे थे जैसे मातम मना रहे हों। कुछ देर बाद विवेक की मम्मी ने रुआंसी आंखें लिए हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, मुझसे दरवाजा खुला छूट गया था, नेपोलियन मिल नहीं रहा है। वो दिन शायद विवेक की जिंदगी का सबसे तकलीफ भरा दिन था। कुछ खोने का एहसास इतनी गहराई से और इतनी तकलीफ से उसने आज तक महसूस नहीं किया था। या यूं कहिए कि उसने जिंदगी में कुछ ज्यादा पाया ही नहीं था, तो खोने का गम कैसे महसूस करता। वो अपना बैग फेंक के साइकिल लेके घर से बाहर निकल पड़ा। बदहवासी में सड़क पे घूमने लगा। किधर जा रहा था पता नहीं, बस पागलों की तरह साइकिल चलाता जा रहा था और नेपोलियन को पुकार रहा था। चारों ओर उस नन्ही सी जान को ढूंढ रहा था जो अचानक बिन बताए उसकी जान बन गई थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू थे। वो लड़का जो अपनी नानी की मौत के बाद आज तक कभी नहीं रोया था, उसकी आंखों से आज बेतहाशा आंसू बरस रहे थे। अभी अभी बीमारी से उठा था, कमजोर था, हांफने लगा। ठोकर खा के साइकिल एक जगह गिर पड़ी, उसकी कोहनी छिल गई। पर खाल पे जो खून रिस आया था और उससे जो चुभता दर्द हो रहा था, उससे कहीं कहीं ज्यादा तकलीफ दे था किसी अपने से बिछड़ने का वो दर्द जो एक आरी की तरह उसकी नसों को काटने पे तुला था। हम में से कई लोग नहीं समझेंगे शायद विवेक का नेपोलियन को खो देने का दर्द, या ये कि कोई भी किसी जानवर से इतना प्यार कैसे कर सकता है। दोस्तों, मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था, लेकिन अब जानता हूं कि खुशनसीब होते हैं वो जिन्हें किसी नेपोलियन का साथ मिलता है। न छल, न कपट, न लोभ, न लालच, बस बिना शर्त की स्वार्थहीन दोस्ती, सेवा, खामोश तन्हाई के पलों का साथ। गम और खुशी, भीड़ और अकेलापन, गर्मी, सर्दी, सब में उसी भाव से साथ निभाने का जुनून। जानवर क्यों कहते हैं हम इन्हें? काश इंसान इनसे कुछ सीख पाते। विवेक 2 घंटे पागलों की तरह सड़कों पे घूमता रहा। उधर घर पे उसकी माँ रो रही थी और उसके पापा दिलासा दिला रहे थे। कैसा होगा वो बेवकूफ कुत्ता,
वो बड़ी बड़ी गोल मटोल आंखों, कागज जैसे कानों को बिना कारण के हिलाने वाला नेपोलियन। यही सोच रही होंगी शायद विवेक की माँ। कैसे मेरी चप्पल का कोना चबा गया था, कैसे डिम्पल के पेंसिल बॉक्स में से रबर को चबाने लगा था। बच्चा ही तो था वो। विवेक थक के अपनी साइकिल धीरे धीरे चलाता हुआ याद शहर के कंपनी बाग के एक छोर पे एक दलदल के पास रास्ते पे था। हार गया था, घर वापस जा रहा था। तभी उसने शाम की खामोशी में झींगुरों की आवाजों के बीच वही आवाज सुनी जो उसके दरवाजे पे हफ्तों पहले उसे मदद के लिए पुकार रही थी। उससे 10 मीटर दूर धुंधलके में डर के मारे दुबका हुआ नेपोलियन बैठा था। शाम के 7 बजे थे जब मौत जैसे मातम में डूबे उस घर में घंटी बजी। डिम्पल ने पर्दे से झांक के देखा और अचानक खुशी से चिल्लाई, भैया आ गए और नेपोलियन भी है। जैसे नई बहू घर आई हो, ऐसे माँ बेटी दरवाजे की ओर दौड़े। विवेक के पापा भी अखबार छोड़ के उत्सुकता में आगे बढ़े। दरवाजा खोला। विवेक नेपोलियन को अपनी गोद में लिए खड़ा था। विवेक की माँ ने कहा, हाय मेरा बच्चा। लेकिन जब विवेक ने नेपोलियन को कमरे के बीचों बीच रोशनी में रखा तो देखा वो दलदल के कीचड़ में सना हुआ था और उसकी गर्दन पे जहां कॉलर होता था घाव के निशान थे। जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उसे चेन से पकड़ के खींचने की कोशिश की हो और आखिरकार वो अपनी पतली सी गर्दन किसी तरह अपने पट्टे से निकाल के भाग गया हो। विवेक की माँ फूट फूट के रोने लगी। बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं सब्जी के ठेले वाले को खुले पैसे देने के लिए दरवाजा खुला छोड़ के अंदर जाती, न मेरे बच्चे का यह हाल होता। सबकी आंखों में आंसू थे। विवेक ने अपनी माँ को पहली बार ऐसे देखा था। उसने पहली बार देखा था कि किस तरह ये जरा सा नेपोलियन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई धीरे धीरे जीत गया था। उन्हीं का चहेता बन गया था जो उसकी कौम से नफरत करते थे। जैसे नन्हा सा बच्चा हो। विवेक की माँ ने गुनगुने पानी से उसको नहलाया और डॉक्टर को फोन करके उसे दवा लगाई। उस रात ऐसा लग रहा था जैसे घर में एक 5वां मेंबर आ गया हो, सबके जितना ही जरूरी, सबके जितना ही प्यारा। विवेक की बहन डिम्पल ने नेपोलियन के लिए खुद उसके बोल में दूध डाला और उसको पुचकार के पिलाने लगी। नेपोलियन ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला कर लिया था। उसने डिम्पल का हाथ प्यार से चाट लिया। उस शाम विवेक की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हल्का सा बुखार आ गया था। कितनी साइकिल चलाई है आज, उसकी माँ ने कहा। ये ले, गर्म दूध पी ले और सो जा। अगली सुबह विवेक बेहद एक्साइटेड था। उसको माँ बाप से आखिरकार नेपोलियन को स्कूल ले जाने की इजाजत मिल गई थी। स्कूल में उस दिन विवेक सबसे पॉपुलर स्टूडेंट बन गया था। लड़के लड़कियां जिसको देखो सो क्यूट कहते हुए नेपोलियन की ओर चले आ रहे थे। उनमें से एक लड़की ने नेपोलियन को अपने हाथों में लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सबने देखा कि विवेक बेजान होकर जमीन पे गिर गया। अफरा तफरी में उसे घर ले जाया गया। उसके पापा जल्दी घर आ गए, बाहों में लेके अस्पताल ले जाने लगे। नेपोलियन सहम के सारा नजारा देख रहा था। डिम्पल ने रोते हुए उससे कहा, भैया आप थोड़ी देर में आ जाएंगे नेपोलियन। सोफे पे पड़े अखबार में हेडलाइन छपी थी, मच्छरों का हमला, ब्रेन फीवर से 27 बच्चे बीमार। विवेक अगले दिन अखबार की सुर्खियों के लिए एक और गिनती बन गया था। मच्छरों की वजह से एन्सेफेलाइटिस नाम की खतरनाक दिमागी बुखार देने वाली बीमारी, उसका वो 28वां मरीज था। उसका बुखार लगातार बढ़ रहा था, भयंकर कपकपी छूट रही थी। उसके पापा और मम्मी इमरजेंसी वार्ड में खड़े बेबस उसे देख रहे थे। डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा किसी ऐसी जगह तो नहीं गया था जहां पानी ठहरा हुआ हो और बहुत सारे मच्छर हो? उसके पापा ने कहा, जी ये कल कंपनी बाग के दलदल के पास गया था। डॉक्टर ने कहा, आप तो जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं ना एन्सेफेलाइटिस फैला हुआ है, तब भी ऐसा करने देते हैं बच्चों को। विवेक की माँ ने कहा, डॉक्टर सब ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर कुछ कह पाता उससे पहले ही विवेक की कंपकपी तेज हो गई। उसे दौरे आने लगे। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियों से अस्पताल के बिस्तर की सफेद चादर को जोर से पकड़ लिया, जैसे कोई उसे कहीं लेके जाना चाह रहा हो और वो कह रहा हो, नहीं मुझे मत जाने दो, मुझे मत ले जाओ। अस्पताल से करीब 6 किलोमीटर दूर विवेक के घर में डिम्पल नेपोलियन को अपनी गोद में लिए बैठी थी, फोन के बगल में। अस्पताल से उसे एक फोन कॉल का इंतजार था जो उसको बता दे कि उसका भाई ठीक है। शाम ढल रही थी।
17 साल के बच्चे की जिंदगी की सबसे मुश्किल शाम। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। विवेक के पापा अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ते हुए जाके कई बार बाहर केमिस्ट की दुकान से अर्जेंट दवाइयां ला चुके थे। इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे थे, पर बचपन से इंजेक्शन से छुई मुई की तरह डरने वाले लड़के को कुछ पता नहीं लग रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर पहिए पे घसीट के लाया गया। विवेक की माँ एक कोने में बैठी एक छोटी सी किताब से न जाने कितने देवी देवताओं का आवाहन कर रही थी। उनसे विनती कर रही थी कि किसी तरह उनके बच्चे की जान बचा ले। पर देवी देवता तो अपने हिसाब से नाप तोल के कितनी बातों को ध्यान में रख के दुनिया की सांसों को चलाते हैं ना। 7:50 पे जब हल्की नीली ड्रेस पहने एक अटेंडेंट एक नर्स के साथ कमरे में घुस ही रहा था, तब उन मनमानी पे तुले देवी देवताओं ने 17 साल के उस बच्चे की सांसें रोकने का फैसला कर लिया। विवेक जा चुका था। अस्पताल की सफेद चादर को भींचती उसकी मुट्ठियां अब थम गई थी, जैसे लंबी लंबी सलवटों पे उस चादर पर लेटने वाले की लगाम छूट गई हो। 6 किलोमीटर दूर विवेक के फोन की घंटी बजी और कुछ सेकंड बाद डिंपल फूट फूट के रोने लगी। नेपोलियन धीरे धीरे चल के अंदर एक कमरे में चला गया और विवेक के बिस्तर पे बैठ गया। डिंपल कुछ देर बाद उसे ढूंढती हुई अंदर गई। कागज जैसे कानों को बिना कारण के हिलाने वाले बड़ी बड़ी गोल मटोल आंखों वाले नेपोलियन की भी आंखें बंद हो गई थीं। एक अंतहीन इंतजार की राह पे चल पड़ा था। डिंपल ने आखिर वादा जो किया था कि नेपोलियन भैया अभी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। बस इतनी सी थी आज की कहानी।